चलो देखो, लास्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अब इंसॉल्वेंसी समझते हो ना सुभाष? गुड आफ्टरनून। इंसॉल्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है कि आपके पास आपकी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है, सफिशिएंट असेट नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि आप क्या हो गए हो, इंसॉल्वेंट। तो मान लो अगर पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स है और एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा पार्टनरशिप का, वो हमें अभी यहाँ पर देखना है। देखो क्या बोला है, इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंस। सबसे पहले तो ये बोला है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है एज पार्टनर। ठीक है, क्या बोला है, जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि भाई तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो उसी दिन से आप पार्टनर नहीं रहोगे। उसके बाद क्या बोला है, एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर फॉर्म्स एक्ट डन आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, मान लेते हैं ए बी सी डी ये 4 पार्टनर्स हैं जिसमें से ए नाम का पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, मतलब इस दिन कोर्ट ने इसको एडजुडिकेट कर दिया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम इंसॉल्वेंट हो। तो क्या बोला, इस डेट के बाद में फर्म जो भी काम कर रही है, जो भी एक्टिविटी, क्योंकि हमने क्या बोला, जिस डेट पे कोर्ट ने तुम्हें डिक्लेयर किया उस डेट से अब डी पार्टनर नहीं है, मतलब 1 तारीख से अब सिर्फ ए पार्टनर नहीं है, उससे अब सिर्फ बी सी और डी पार्टनर है। तो क्या बोला, 1 तारीख के बाद फर्म जो भी लोन लेगी, जो भी डेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, क्या वो 1 तारीख के बाद ए के ऊपर आएगी? क्या नहीं आएगी, वो सिर्फ किसके ऊपर आएगी, बी सी और डी। ठीक है, तो मतलब जिस दिन से आप पार्टनर नहीं रहे उस दिन के बाद जो भी फर्म काम कर रही है उसके लिए आप लायबल नहीं माने जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है, ऑल्सो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो गया अब वो फर्म से अलग है तो क्या उसके किसी भी एक्टिविटी के लिए फर्म लायबल होगी? क्या नहीं, मतलब तुम अपने रास्ते चलो और फर्म अपने रास्ते जाएगी। अब तुम अलग हो, तुम हमारे पार्टनर नहीं हो, तो ना हमारी गलती के लिए तुम लायबल हो ना तुम्हारी गलती के लिए हम लायबल है। ठीक है, अलग अलग रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोला है, इंसॉल्वेंसी में रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑर्डिनरी। देखो नॉर्मली क्या हो सकता है कि अगर पार्टनर, कोई एक पार्टनर है और अगर वो एक पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि फर्म क्या हो जाए, फर्म बंद हो जाए, फर्म को हम डिसॉल्व कर लें, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जनरली। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहे तो वो आपस में अग्री कर सकते हैं कि भाई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या हो गया, उसकी वजह से हम फॉर्म को क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, ए पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, तो ये चाहे तो सारे के सारे फॉर्म बंद भी कर सकते हैं कि अब ए तो कंटिन्यू नहीं हो सकता है तो फॉर्म बंद कर दो। या फिर बी सी और डी क्या सोच सकते हैं कि भाई ए की वजह से हम क्यों फॉर्म बंद करें, हम तो करेंगे कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कर लो। तो क्या बोला यहाँ पे, बंद भी हो सकती है और कंटिन्यू भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा ब्लर हो रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा? इससे पहले वाली क्लास जो हुई थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी क्या, या अभी ही आ रही है? तुम्हारे पास ये नोट्स तो होंगे ही ना जो ऑनलाइन है, या ये मत बोलना कॉपी नहीं कर रहे हैं अभी तक। अरे रिप्लाई करो भाई, हाँ या ना। हाँ तो देखो अगर नोट्स से काम चल जाए तो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, ये हमने क्या टॉपिक पढ़ लिया, पूरा इंसॉल्वेंट वाला हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो
नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है आपको, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिकीज्ड पार्टनर, यानी जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है। अब पार्टनर की डेथ हो गई तो उस केस में क्या होगा, देखो क्या बोला, पार्टनर में अग्री दैट डेथ ऑफ अ पार्टनर नॉट डिसॉल्व पार्टनरशिप। देखो अगेन सेम ही चीज है, जैसे अपने पास में ए बी सी और डी चार पार्टनर्स हैं। मान लो डी की क्या हो जाती है, डी की डेथ हो जाती है, तो अब ए बी और सी चाहे तो फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं कि ठीक है अब डी मर गया तो हम भी क्या ही कंटिन्यू करें, बंद कर देते, तो वो भी कर सकते हो आप। या फिर आप क्या काम कर सकते हो, अब डी तो चला गया, ए बी और सी कंटिन्यू कर लो, किसी नए पार्टनर को एडमिट कर लेना, ठीक है। सो क्या बोला यहाँ पे, दोनों बातें पॉसिबल है। दोनों बातें कैसे, या तो आप फॉर्म को कंटिन्यू भी कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर फर्म में दो ही पार्टनर है, मान लो फर्म में ये चार की जगह सिर्फ दो ही होते ए और बी, और ए की डेथ हो जाती, तो क्या अकेले पार्टनर से फर्म चलती, क्या बी अकेला फर्म को चला सकता था, नहीं, फिर उसको फर्म बंद करनी पड़ती, नहीं तो उसको नए पार्टनर्स लाने पड़ते, ठीक है। इसके बाद देखो, नॉट नेसेसरी टू गिव नोटिस टू पब्लिक अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो क्या बोला, नॉर्मली आपको याद होगा हमने पढ़ा था, कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है या हम किसी पार्टनर को एक्सपेल करते हैं, निकालते हैं, तो हमें पब्लिक नोटिस देना होता है ना, पब्लिक को बताना होता है ना भाई कि डी पार्टनर था, डी अभी जो डी है उसको हमने निकाल दिया या डी रिटायर हो रहा है वोट एवर। सो उस केस में हमें पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। बट इस केस में क्या बोला, डेथ वाले केस में आपको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो क्या बोला है यहाँ पे, आप पब्लिक नोटिस मत दो। और तुम्हें याद होगा हमने बात पढ़ी थी कि अगर रिटायरमेंट हो रहा है या एक्सपल्शन हो रहा है, अगर आप पब्लिक को नहीं बताते, पब्लिक नोटिस नहीं देते, तो आप जब तक पब्लिक को नहीं बताओगे आप रिटायर होने के बाद भी लायबल हो, है ना, एक्सपेल होने के बाद भी लायबल हो, याद आया। पब्लिक को नहीं बताओगे, तो जब तक नहीं बताओगे ना, छोड़ने के बाद, फर्म छोड़ने के बाद भी लायबल रहोगे, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मतलब यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब पब्लिक को नहीं बताया तो क्या हम लायबल होंगे क्या, अब वो बंदा तो खुद तो मर गया ना, तो आप बोलोगे कैसे लायबल, भाई उसकी प्रॉपर्टी तो छोड़ के गया होगा, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी क्या, तो ये बोल रहा है नहीं, इस केस में पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को नहीं बताना है हमें, और आपकी प्रॉपर्टी भी लायबल नहीं होगी डेथ के बाद, ठीक है। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है बार बार। थोड़ा सा एडजस्ट करो, नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पे। चलो अब आ जाओ आगे। अब देखो क्या बोला है, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया। तो जो पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया, क्या वो पार्टनर, क्या कोई कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, मतलब क्या वो वही बिजनेस कर सकता है जो फर्म का बिजनेस है। जैसे लेट्स से ए बी सी और डी, ये चारों क्या थे, पार्टनर्स थे, ठीक है। और इनकी ना शूज की शॉप थी, शूज वगैरह का इनका कलेक्शन था, करेक्ट। अब यहाँ पे जो डी था ना, डी ने पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया या डी को निकाल दिया, जो भी है। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या डी अपनी खुद की शूज की शॉप ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी क्या वो वही बिजनेस कर सकता है जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, यस और नो, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन बिजनेस कॉम्पिटिंग टू दैट ऑफ द फर्म एंड ही मे एडवर्टाइज इट ऑल्सो बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो हमने पहले भी बात कर रखी है कि पार्टनर्स चाहें तो एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि भाई अगर तुम हमारे यहाँ से छोड़ के जाते हो तो तुम इतने इतने एरिया में या इतने इतने सालों तक कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो ए बी सी डी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो कि भाई तुम अगर छोड़ के जाते हो तो अगले 2 साल तक इस वाले एरिया में
आप क्या नहीं करोगे, शूज का बिजनेस नहीं करोगे। तो आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर क्या आप तब क्या फिर आप कॉम्पीटिंग बिजनेस कर पाओगे? हाँ, आप तब कॉम्पीटिंग बिजनेस कर पाओगे। अगर लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर पाओगे, वरना आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉम्पीटिंग बिजनेस करते हो, पहली बात, क्या आप फर्म का नाम यूज करोगे? क्या आप अभी भी यही बोलोगे कि मैं उसी फर्म से या फर्म के लिए काम कर रहा हूं? नहीं। अब आप अलग हो गए उस फर्म से, तो अब आप अपने बिजनेस का कुछ नया नाम रखोगे, फर्म के नाम पे आप अपना कंपटीशन का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप कस्टमर्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो फर्म के लोग चिल्लाएंगे ही ना आप पे फिर। तो क्या बोला कि आप फर्म का नाम यूज कर सकते हो? बोला नहीं। सेकंड, आप ऐसा नहीं जताओगे कस्टमर्स को या पब्लिक को कि आप फर्म का ही बिजनेस कर रहे हो। मान लो, जैसे एग्जाम्पल हमने डी का लिया था कि डी ने अपनी खुद की एक शॉप खोल ली। अब उसके पास जो भी कस्टमर आता ना, वो कस्टमर को क्या बोलता, भाई ये हमारे फर्म का ही बिजनेस है, मैंने ना यहाँ पे एक ब्रांच खोली है और मैं इस ब्रांच का हेड बन गया हूँ। वो तीनों उस वाली ब्रांच पे काम करते हैं, मैं इस अलग ब्रांच पे काम करता हूँ, मैं इस ब्रांच का हेड हूँ। तो गलत है ना। मतलब अब कस्टमर फर्म का सोच के किसके पास जाएंगे? डी के पास। तो उससे किसको लॉस होगा? एबीसी का लॉस होगा ना। तो क्या बोला, आप फर्म का नाम नहीं यूज कर सकते। और दूसरा, आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि आप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो या फर्म के पार्टनर हो। फर्म के नाम से काम नहीं होना चाहिए, अपना खुद का अलग काम करो। और वही चीज बोली है, सॉलिसिट पर्सन। सॉलिसिट का मतलब होता है ऐसे लालच देना कि भाई फर्म का ही तो है, या तुम उनके पास मत जाओ, मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें कम प्राइस चार्ज कर लूंगा। तो इस तरीके से आप सॉलिसिट कर रहे हो। तो लालच दे के कस्टमर्स को बुला रहे हो, उनकी बुराई करके कस्टमर्स को बुला रहे हो, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, इसे हम क्या बोल सकते हैं? अगर आप, अब देखो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या वो मान लो कुछ गलत नहीं भी करे, फिर भी कस्टमर्स तो डाइवर्ट हो ही जाते हैं ना कि अच्छा ये वहां पार्टनर था, अब इसने अपना खुद का अलग से खोला है, तो चलो अपन इसके पास जाते हैं। तो फर्म के बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो इसीलिए नॉर्मली क्या किया जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, तभी हम क्या एंटर कर देते हैं उसमें, तभी हम ये लिख देते हैं कि अगर आप फर्म छोड़ के जाते हो तो लोकल लिमिट बता दो, एरिया बता दो, टाइमिंग बता दो, इतने इतने टाइम तक इतने इतने एरिया में आप कंपटीशन बिजनेस नहीं करोगे। ठीक है। अब आपको याद होगा, ये हमने पहले भी बात करी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस चीज को मना करता है कि आप किसी को भी ट्रेड करने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, है ना। यानी कोई भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है, बट एक्सेप्शन है। आप यहाँ पे किसी बंदे को आप ट्रेड करने से नहीं रोक रहे, ये नहीं रोक रहे कि आप काम ही मत करो, आप उसको क्या बोल रहे हो, कंपटीशन वाला काम मत करो इतने इतने एरिया में इतनी इतनी टाइम पीरियड के लिए, तो वो अलाउड है। ठीक है। तो क्या बोला, पार्टनर में मेक एन अग्रीमेंट विद दिस पार्टनर कि जब वो पार्टनर नहीं रहेगा तो वो बिजनेस नहीं करेगा विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड स्पेसिफाइड लिमिट्स। ठीक है। तो आप चाहो तो मना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलाउड है, पार्टनरशिप के केस में अलाउड है। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये हम कह सकते हैं एक्सेप्शन हो गया। अब आ जाओ आगे, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। देखो क्या बोला है, नॉर्मली मान लो अपने जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर है पी क्यू आर, ये तीन पार्टनर हैं। ठीक है। अभी इनका रेशो था 1:1:1, है ना। अब जो आर था ना, आर वो फर्म छोड़ के चला गया। अभी तक ये तीनों थे तो ये तीनों प्रॉफिट लेते थे। अब क्या बोला, आर जो है ना, आर वो फर्म छोड़ के चला गया। फर्म छोड़ के चला गया, मान लो 1 अगस्त को फर्म छोड़ के चला गया। वो कब? 1 अगस्त को। तो एक बात बताओ, क्या इस केस में 1 अगस्त के बाद जो भी प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट सिर्फ पी और क्यू को मिलने चाहिए कि आर को भी मिलने चाहिए? सिर्फ पी और क्यू को ही मिलने चाहिए ना। ऑब्वियस सी बात है, अभी भाई तुम पार्टनर ही नहीं हो, और जब तुम पार्टनर ही नहीं हो तो तुम्हें प्रॉफिट्स क्यों मिलेंगे? तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन ये टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर आप फर्म छोड़ के जाते हो फिर भी आपको प्रॉफिट का शेयर मिल सकता है। कब? देखो, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ एनी पार्टनर डाइड या सीज टू बी अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर तो मर गया या फिर वो पार्टनर नहीं था, रिटायर हो गया, जो भी है, तो सर्वाइविंग पार्टनर्स मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं
अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं विथ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, विदाउट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि उन्होंने अभी तक अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं करा, उस वाले पार्टनर को उसका शेयर नहीं दिया, उसका हिस्सा अभी भी फर्म में है, तब वो मर गया या वो चला गया तो क्या हुआ, तुमने उसके पैसे उसको वापस थोड़ी करे हैं, अभी भी तुम बिजनेस को चला रहे हो, कैसे, उस प्रॉपर्टी के साथ ही। तो फर्म की प्रॉपर्टी है तो फर्म की प्रॉपर्टी है तो पैसा तो सबका लगा हुआ है, पी का, क्यू का, आर का भी। अब आर चला गया तो आप क्या काम करो, आर को उसका पैसा वापस करो, आप वापस नहीं कर रहे, आपने अकाउंट्स सेटल नहीं करे, अभी भी आप पुराने वाले ही बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो, तो आर का हिस्सा भी तो है ना उसमें, आर का हिस्सा है और फिर भी आप कंटिन्यू अगर करते हो तो फिर आर भी शेयर लेगा। इससे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, आप आर को उसका हिस्सा दे दो, चला गया ना, वो उसका हिस्सा दे दो, जब उसका पैसा लगा के आप कंटिन्यू कर रहे हो तो वो भी तो प्रॉफिट लेगा ना छोड़ने के बाद भी, आप उसको उसका पैसा, उसका शेयर, उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दो, वो प्रॉफिट में शेयरिंग कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या बोला है देखो यहाँ पे, आउटगोइंग पार्टनर या अगर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जाने के बाद भी उनको प्रॉफिट मिलेंगे अगर प्रॉपर्टी अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं हुआ, यानी पुराने फर्म के साथ, पुरानी प्रॉपर्टी के साथ, पुराने अकाउंट्स अभी भी हैं, मतलब कुछ भी पैसा आपने वापस ही नहीं करा, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन वापस करो, उसका शेयर उसको दो, तुम कुछ नहीं दे रहे, तुम कंटिन्यू किए जा रहे हो, तब जो भी प्रॉफिट होगा मैं भी लूंगा भाई। ठीक है, वो बात बोल रहा है ये। अब देखो क्या बोला, प्रोवाइडेड, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया कि भाई जो आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर का शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तुमने पढ़ा होगा अकाउंट्स में अपन करते हैं ना कि परचेज और शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर की वजह 3 लोग थे, अब ये 3 लोग कौन कौन थे, पी, क्यू और आर, अब इनका 1:1:1 है, तो अब ये आर का जो शेयर है, ये आर का शेयर पी और क्यू बांटना चाहते हैं, तो तुमने पढ़ा होगा आर का शेयर अगर पी और क्यू बांटना चाहते हैं इक्वली तो अपन इनको दे सकते हैं। ठीक है, अपन पढ़ते हैं ना अकाउंट्स में इस तरीके से कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे कैलकुलेट तो कुछ नहीं करना, बस ये सिंपल यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आउटगोइंग पार्टनर का शेयर पुराने वाले पार्टनर्स मिलकर परचेज करते तो कर लो भाई, उसको उसका पैसा दे दो, खत्म करो, पैसा दे के खत्म करोगे तो उसको प्रॉफिट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका शेयर ही खत्म नहीं कर रहे तुम, उसको पैसा ही पेमेंट नहीं कर रहे, उसका सेटलमेंट ही नहीं कर रहे अकाउंट्स का, तो उसका फिर प्रॉफिट देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो लास्ट पॉइंट ही बचा है, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। देखो क्या बोला है यहाँ पे, फर्म में चेंज हुआ, फर्म में क्या चेंज हुआ, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया या कोई ऐसा प्रॉब्लम हुई, तो फर्म में अगर चेंज हो, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तो उस केस में क्या बोला, कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। अब कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी उसका मतलब क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी फर्म है और अपनी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब एक इनका कोई फ्रेंड है डी नाम का, डी नाम के फ्रेंड ने बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, डी नाम के फ्रेंड ने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है 10 लाख रुपए का, और इस फर्म ने गारंटी दे रखी है बैंक को कि भाई अगर डी पे नहीं कर पाया तो हम पे करेंगे, और ये गारंटी हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, याद करो, एक हमने पढ़ा है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, जो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए कंटिन्यू होती है, क्या नहीं, जो एक के लिए नहीं बल्कि आगे वाले ट्रांजैक्शंस के लिए भी कंटिन्यू चलती है। इसका मतलब फर्म ने क्या बोला है, भाई डी आगे जितने भी लोन लेगा ना बैंक से, हर लोन के लिए गारंटी कौन दे रहे हैं, ए, बी और सी, मतलब फर्म गारंटी दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी। मान लो सी की डेथ हो गई, सी की क्या हो जाती है, डेथ, तो क्या बोला, अगर फर्म में चेंज आए तो ये जो कंटिन्यूइंग गारंटी आपकी थी ना, अब ये क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी, अब ये क्या हो जाएगी, रिवोक, यानी कि क्योंकि देखो कंटिन्यूइंग गारंटी दी है तो 3 पार्टनर है ना, 3 पार्टनर मिलकर रिस्क ले रहे हैं, अब सी तो मर गया, अब ए और बी बचे, तो क्या बोला, अभी कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यू नहीं करेगी, वो खत्म हो जाएगी। अब अगर इनको देनी है तो ये ए और बी अपने नाम पे देंगे अलग से वापस से, पर पुरानी वाली कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यू करेगी क्या, नहीं करेगी। ठीक है, ये टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, गारंटी वाला टॉपिक याद करना
वहां पर हमने पढ़ा है कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है और रिवोकेशन भी पढ़ा है डिटेल में, ठीक है। उसका टेस्ट भी होने वाला है बहुत जल्दी, तो आई होप तुम्हें सबको पता होगा और याद होगा, ठीक है। सो ये बोला है कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी जिस दिन से फर्म में चेंजेस है। अब ए और बी को लगता है वापस दे दो, पर अभी तक तो ए बी और सी की थी, अब सी तो पार्टनर नहीं है, तो क्या वो कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। चलो विद दिस अपना यूनिट नंबर 2 भी पार्टनरशिप का कंप्लीट है। अभी अपना लास्ट बचा हुआ यूनिट नंबर 3 वो भी हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक किसको डाउट है वो पूछ लो, और नहीं है तो जल्दी से ओके कमेंट कर दो, रिप्लाई कर दो फटाफट, सोते मत रहो। ठीक है चलो, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 3। इसके भी नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, नोट कर लेना। चलो देखो, यूनिट नंबर जो 3 है अपना, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। में दो टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें, एक क्या है फर्म का रजिस्ट्रेशन और एक क्या है फर्म का डिसोल्यूशन। पहले हम बात करते हैं फर्म का रजिस्ट्रेशन। अब तुम्हें कंपनीज याद हो, हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, याद है क्या कंपनी कैसे बनती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी कैसे बनती है, क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब लॉ में रजिस्टर करवाना उसको जरूरी है। जब तक आप कंपनी को लॉ में रजिस्टर नहीं करवाओगे तब तक आपका काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें फर्म की, तो अब ये बोल रहा है क्या ऐसा जैसा कंपनी में होता है वैसा सेम टू सेम फर्म में भी होता है क्या, क्या फर्म को भी कंपलसरी रजिस्टर करवाने की जरूरत है क्या, बोला नहीं। अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आपको करवाना है तो करवा लो, आपको नहीं करवाना है तो मत करवाओ, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ठीक है। अब इसमें हम चैप्टर में फिर क्या पढ़ेंगे, देखो ये पढ़ेंगे कि अगर आपको करवाना है रजिस्ट्रेशन तो आप कैसे करवा सकते हो, क्या प्रोसेस है, अगर आपने नहीं करवाया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते। देखो अभी ऑप्शन तो दे दिया, पर ऑब्वियस सी बात है अगर आपको कोई ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो कोई बेनिफिट होगा तभी तो आप वो काम करोगे ना। ऑप्शनल है, कोई बेनिफिट ही नहीं होगा तो कोई वो काम ही नहीं करेगा। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के बेनिफिट ही नहीं होंगे तो हम क्यों मेहनत करेंगे, क्यों फीस देंगे। बट अगर आप रजिस्टर करवाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो वो बेनिफिट लेने के लिए हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो वही हमें देखना है कि अगर आप फर्म को रजिस्टर करवाते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर नहीं करवाते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती है। चलो सबसे पहले क्या बोला है कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फर्म का क्या करवा सकते हो, आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो एट एनी टाइम। तो क्या बोला है, किसी भी टाइम पे हो सकता है। आपको क्या करना होगा, आपको एक स्टेटमेंट या हम कह सकते हैं एक एप्लीकेशन लगानी होगी, किसको, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगानी होगी, और उस एप्लीकेशन पे सारे पार्टनर्स के साइन होंगे। तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होते हैं उसको एप्लीकेशन लगानी है और उस पर हर पार्टनर के साइन होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या बोला है इसमें, सबसे पहले इसने बोला है नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें। उसके बाद क्या बोला है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस कहाँ पे, अब देखो हो सकता है फर्म का एक मेन ऑफिस हो, हेड ऑफिस, और अलग अलग ब्रांचेस हो, तो जो आपका मेन हेड ऑफिस है उसका एड्रेस दो, ठीक है। अदर प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और भी काम कर रहे हो लाइक ब्रांचेस वगैरह है तो उसका भी हमें एड्रेस दो, ठीक है। डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, हर पार्टनर किस डेट पे फर्म में एंटर हुआ है, उसका एडमिशन हुआ है, वो आपको डेट बतानी है। पार्टनर का नेम एंड एड्रेस वगैरह सब कुछ बताना है आपको, और फर्म की
ड्यूरेशन, देखो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो लिख दो, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड किया आपने भाई 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो आप वो टाइम पीरियड बता दो। तो ये सारे आपको क्या लगाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो हमने पॉइंट नंबर 1 लिखा है, नेम ऑफ द फर्म। देखो ये बोल रहा है कि आप जो फर्म का नाम सिलेक्ट करोगे ना, फर्म के नाम में इनमें से कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। देखो ये वर्ड्स पढ़ो कौन कौन से हैं, क्राउन, एम्परर, एक्सप्रेस, किंग, क्वीन, रॉयल और अदर वर्ड्स शोइंग कनेक्शन विथ गवर्नमेंट। देखो क्या बोला है यहाँ पे, कैसे वर्ड है, ये आपका कनेक्शन शो कर रहा है तो राजा महाराजाओं से, किंग हो गया, क्राउन हो गया, एम्परर हो गया, क्वीन हो गया, ये सब नॉर्मल वर्ड्स हैं क्या, नहीं है ना, ठीक है। सो क्या बोला, या फिर कोई ऐसा वर्ड जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन शो कर रहा है, नेशनल हो गया, रिपब्लिक हो गया, है ना। सो ऐसा अगर कोई वर्ड है तो आपको अगर अपने नाम में वो वर्ड लगाना है तो पहले आप किससे अप्रूवल लो, पहले आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लो। बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप ऐसे उल्टे सीधे वर्ड्स अपने फर्म के नाम में नहीं लगा सकते। तो क्या बोला, जब तक स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल या कंसेंट नहीं दे देता तब तक आप ये उल्टे फुल्टे वर्ड्स अपने फर्म के नाम में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है, ये कनेक्शन शो कर रहे हैं आपका किसी बड़ी पर्सन के साथ में, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या बोला है, अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले जो फर्म है, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और फीस। अभी अपन ने डॉक्यूमेंट ऊपर पढ़ी लिए, वो सब चीजें आपको किसके पास फाइल करनी है, रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार उन सबको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा और अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा, एंट्री वगैरह नोट डाउन करेगा, ठीक है। और फाइनली स्टेप नंबर 3 में रजिस्ट्रार आपको क्या इशू कर देगा, वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, मतलब आपकी फर्म के जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज और है, देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो वो ये सर्टिफिकेट देगा ना एंड में, वो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। यानी आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के लिए आपको इस सर्टिफिकेट का वेट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन डीम टू बी कंप्लीटेड एज सून एज एप्लीकेशन फाइल। हमने एप्लीकेशन लगा दी ना, तब से ही हम मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया। वो चेक करके सर्टिफिकेट देगा, वो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री बाय हिम इज अ रूटीन एक्सरसाइज के, ठीक है, बस करना है। बाकी हम ऐसे नहीं मान रहे कि भाई वो सर्टिफिकेट दे रहा है, एंट्री कर रहा है तब रजिस्टर हो रहा है। आपने एप्लीकेशन लगा दी तब से ही आप क्या मान लो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। चलो अब अभी हमने क्या कहा था ऊपर, रजिस्टर करवाना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। पर ऑब्वियस ही बात है, कोई ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो अगर आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेंगे ना। अगर आपके पास कोई बेनिफिट ही नहीं होगा तो आप ऑप्शन नहीं यूज करोगे। तो ये बता रहा है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, नॉन रजिस्ट्रेशन है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब क्या होगा आपके साथ अगर आपने फॉर्म को रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, अगर हम बात करें इंग्लिश लॉ की, देखो इंग्लिश लॉ जो है ना, और एक हमें पढ़ना है इंग्लिश लॉ, एक हमें पढ़ना है इंडियन लॉ। इंडियन लॉ कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे कंपनी का है ना, तो इंग्लिश लॉ, अपना इंडिया की बात नहीं हो रही है, बाहर की बात हो रही है, फॉरेन की। तो इंग्लिश लॉ क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करवाओगे तो पेनल्टी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडियन लॉ मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो पेनल्टी थोड़ी आएगी, ऑब्वियस ही बात है ना, मैंडेटरी ही नहीं है। और जब कोई चीज मैंडेटरी ही नहीं होती है तो पेनल्टी थोड़ी आती है अपने ऊपर, तो पेनल्टी तो नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ना तो उसकी वजह से आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, देखो मेन जो प्रॉब्लम है ना, आप केस नहीं कर सकते ना, आप किसी दूसरे पर्सन के ऊपर केस कर सकते हो ना, आप फर्म के ऊपर केस कर सकते हो ना, आप किसी पार्टनर के ऊपर केस, मतलब कोई भी टाइप का केस वेस करना है ना, आप नहीं कर सकते। पर क्या थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है, हाँ, वो आप पे केस कर सकता है।
आप उस पर केस कर सकते हो क्या? नहीं। तो अब क्या करें? तो प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि तुमने फर्म को रजिस्टर करवाया ही नहीं है लॉ में, तो फिर हम तुम्हें केस करने का, सूट करने का पावर नहीं देंगे। अगर तुम्हें केस वेस करना है तो तुम्हें फर्म को क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला, नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय द फर्म। फर्म अपने नाम से केस फाइल कर सकती है क्या? नहीं। किसके ऊपर? ना तो किसी के थर्ड पार्टी, मतलब कोई कस्टमर हो गया, उसके ऊपर भी हम केस फाइल नहीं कर सकते, ना हम किसी पार्टनर वार्टनर, मतलब कोई भी केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो नो सूट इन सिविल कोर्ट, फर्म केस नहीं कर सकती है, कोई पार्टनर भी केस नहीं कर सकता है। किसके ऊपर? किसी कस्टमर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम। आपको सेट ऑफ का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। देखो क्या बोला, इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय थर्ड पार्टी, neither the firm nor any partner can claim any set off if suit is value for more than ₹100। अब ये क्या बोलना चाह रहा है? सेट ऑफ क्या होता है? जैसे मान लो अपनी फर्म है ABC और ये नॉन रजिस्टर्ड है, मतलब हमने आलस दिखाया और हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है। हमने क्या किया, एक दूसरी फर्म है PQR, ये फर्म रजिस्टर्ड है, ये फर्म क्या है? रजिस्टर्ड है। अब हमारी वाली फर्म ने इस फर्म को गुड्स बेचे थे, कितने रुपए के? 1 लाख रुपए के। और इस वाली फर्म ने हमें गुड्स बेचे हैं कितने रुपए के? 1.5 लाख के। क्या बोला? हमने गुड्स बेचे कितने के? 1 लाख के। और इस वाली फर्म ने हमें गुड्स बेचे कितने के? 1.5 लाख के। अब हमने पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब इस वाली फर्म ने बिल्कुल भी वेट नहीं करा और ये फर्म ने हमारे ऊपर केस कर दिया कोर्ट में, मतलब इस फर्म ने हमें क्या कर दिया? स्यू कर दिया, केस कर दिया कि भाई अपनी जो फर्म है वो केस कर दिया, मतलब पैसे नहीं दे रही। तो PQR ने क्या कर दिया? ABC के ऊपर केस कर दिया। अब एक बात बताओ, ABC क्या बोलेगी कोर्ट में जाके? उसको ये बोलना चाहिए ना कि देखो हमें गुड्स मिले 1.5 लाख के, पर हमने भी तो बेचे 1 लाख के। तो अगर अपन सेट ऑफ करें तो ABC को कितना देना बनता है? 50,000 तो देना बनता है PQR को, दोनों को एडजस्ट करके कितना अमाउंट देना पड़ेगा हमें? 50,000। लेकिन क्या हम ये सेट ऑफ करने की बात कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं। क्या बोला? क्योंकि आपकी फर्म क्या नहीं है? आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या आप कोर्ट में जाके सेट ऑफ मांग सकते हो? क्या आप ये बोल सकते हो कि भाई 1.5 लाख है पर हमारा भी तो 1 लाख है ना, एडजस्ट कर दो आपस में? अगर अपनी फर्म रजिस्टर्ड होती तब हम 1 लाख रुपए का सेट ऑफ करवा लेते, पर अभी रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो ये तो है, इसने अपने ऊपर केस कर दिया। अब हमें पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब वो 1 लाख का सेट ऑफ आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या बोला फिर? आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। पर अगर ये सेट ऑफ का अमाउंट 100 रुपए से कम का होता, मान लो 70-80 रुपए का है, तब आप क्लेम कर सकते हैं। कोई सेंस ही नहीं है। दिक्कत तो तब आती है जब बड़ा वैल्यू हो। बड़े वैल्यू के केस में आपके पास बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है। क्या यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। अग्रीव्ड पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स या फर्म। देखो क्या बोलना चाह रहा है, A, B, C और D ये 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसमें से जो D है ना, D के साथ कुछ फ्रॉड कर दिया इन तीनों ने मिलकर।
ये तीनों मिल गए और इन्होंने डी का पैसा खा लिया, ठीक है, उसको पैसा नहीं पे कर रहे, तो ऐसे करके फ्रॉड कर दिया। अब अगर ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या डी इनके ऊपर केस कर सकता है? बोले नहीं। कोई भी पार्टनर दूसरे किसी और पार्टनर के ऊपर या किसी फर्म के ऊपर केस कर सकता है क्या? नहीं। तो बोला अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना तो आप पार्टनर हो, आपके साथ गलत भी हुआ है, पर क्या फिर भी आप उनके ऊपर केस कर पाओगे क्या? नहीं, आप उनके ऊपर केस नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन देखो क्या बोला है, सच पर्सन में स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर इन द फर्म प्रॉपर्टी। लेकिन क्या बोला है, देखो अब यहाँ पे आप नॉर्मली तो केस नहीं कर सकते फर्म के चलते चलते, पर एक चीज बोली है, आप केस कर सकते हो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, फर्म को बंद कराने के लिए, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है ना, तो आप फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए केस कर सकते हो कि भाई अब तो बंद ही कराओ, मेरा पैसा अटक गया, नहीं दे रहे, फ्रॉड कर रहे हैं, ये बेकार आदमी है, तो आप इनके ऊपर केस कर दो कि हमें फर्म को क्या करवाना है, डिसॉल्व करवाना है। और डिसॉल्व करने के बाद ये मुझे अकाउंट्स चेक करने नहीं दे रहा, मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे रहा, मतलब बंद करवाने वाली चीजें है ना, उस टाइम पे जो आपकी प्रॉपर्टी है या अकाउंट्स है, वो सब चीजें आप डिमांड कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। चलते चलते गोइंग कंसर्न में आप केस कर सकते हो क्या? नहीं। डिसॉल्व करवाने के लिए आप केस कर सकते हो क्या? हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। और उस टाइम पे आप अपना शेयर मांगने के लिए क्या वो प्रॉपर्टी या अकाउंट्स भी मंगवा सकते हो कि आपको नहीं दे रहे, तो आप केस कर सकते हो क्या? तब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम तो केस नहीं कर सकते, ना पार्टनर ना फर्म, लेकिन थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर सकती है क्या? एब्सोल्युटली। हम केस नहीं कर सकते पर सामने वाला आप पे केस कर सकता है, क्योंकि गलती तो आपकी है ना, तो उसके ऊपर क्यों आप ये ऑब्लिगेशन लगा रहे हो कि वो भी केस नहीं कर पाएगा? अगर वो केस नहीं कर पाएगा तो आपसे कोई डील ही नहीं करेगा, कोई कस्टमर आएगा ही नहीं, कोई बैंक आपको लोन देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जानता है ना ये तो अनरजिस्टर्ड है, हम केस ही नहीं कर पाएंगे, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए क्या बोला, थर्ड पार्टी तो है वो तो केस कर पाएगी, आप केस नहीं कर पाओगे। करना है तो क्या करना है भाई, तुम्हें रजिस्टर करवा लो, खत्म करो, इतने नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अच्छा अभी तो हमने क्या बोला, अभी हमने ये बात करी कि फर्म को अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन क्या बोला, अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हो तो उसकी वजह से ये सारे राइट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऊपर जो हमने लिखा वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो 3 पॉइंट्स, पर अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो आप कर सकते हो, वो हो सकता है भले ही फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब ये काम आप कर सकते हो भले ही आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। देखो क्या बोला, ये तो हमने पढ़ ही लिया। क्या थर्ड पार्टी आपके ऊपर या पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है? हाँ कर सकती है। राइट ऑफ पार्टनर टू स्यू फॉर डिसोल्यूशन अभी पढ़ा है अपन ने ऊपर। और क्या वो अकाउंट्स का सेटलमेंट मांग सकते हैं, प्रॉपर्टी मांग सकते हैं, ऊपर पढ़ा ना दोनों। अब जो ऊपर हमने लिखा कि हाँ वो कर सकते हो, उसको अलग से लिख दिया भाई एक टॉपिक बना के। नेक्स्ट क्या बोला है, पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड ब्रिंग एन एक्शन। देखो क्या बोला है यहाँ पे, मान लो कोई अकेला पार्टनर है, अकेला पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। अब वो अकेला पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तो अब उसका क्या होगा, उसके असेट को बेचेंगे हम लोग और जो उसकी लायबिलिटीज उसका पेमेंट होगा, तो उसके असेट तो पार्टनरशिप में भी है ना। तो अब क्या, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इंसॉल्वेंट पार्टनर जब भी हम इंसॉल्वेंट होते हैं तो कोर्ट हमें एक बंदे को अपॉइंट करके देती है जो हमारा पूरा प्रोसेस संभालता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर या असाइनी। तो वो बंदा अब उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के क्या करेगा, सारे के सारे असेट को निकलवाएगा ना। मान लो 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर में से डी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, तो डी के लिए कोर्ट ने किसको अपॉइंट किया, रिसीवर को। अब डी के क्या होंगे, असेट्स सेल होंगे और पैसा आएगा उससे, लाइबिलिटीज का क्या होगा, पेमेंट होगा। तो असेट होने भी तो चाहिए ना, तभी तो सेल करोगे। तो ये बताओ कि क्या इसके असेट पार्टनरशिप में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ही ना। तो क्या वो रिसीवर पार्टनरशिप पे केस करके उसके असेट्स को निकलवा सकता है कि नहीं निकलवा सकता पार्टनरशिप से? बोले हाँ निकलवा सकता है। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में क्या हम उसको, मतलब फर्म से उसके असेट को निकलवाने के लिए केस कर सकते हैं क्या? हाँ आप वो केस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, देखो सेट ऑफ हमने कहा था नॉर्मली तो आप नहीं कर सकते हो, पर अगर वैल्यू कितनी है, अगर वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है तो क्या आप सेट ऑफ कर सकते हो? बोले हाँ। अगर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 100 है तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा मान लो अगर कोई पार्टनर मर गया, उसकी डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो उसकी आत्मा तो आके केस करेगी नहीं आपके ऊपर, तो अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या उसके लीगल हायर्स फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं क्या, उसके अकाउंट्स चेक करने के लिए, ताकि कितना शेयर है उस पार्टनर का अकाउंट्स में वो देखने के लिए? बोले हाँ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या बोला, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसकी लीगल हायर्स के पास राइट है कि वो अकाउंट्स मंगवाने के लिए फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं। तो क्या बोला, ये सारी चीजें, पांचों पॉइंट्स आप कर सकते हो भले ही फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, बट ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हमने लिखे, क्या आप ये तीनों काम कर सकते हो? ये 3 आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ये बताओ, क्या यहां तक सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो इतना करते हैं आज, बाकी अपन कल करेंगे, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो कॉपी में नोट कर लेना इसको।